नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज भारतीय समाज की 3 महिलाओं की, ये राजनीति में हैं भी नहीं भी हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से भी हैं, परोक्ष रूप से भी हैं। राजनीतिक मसलों पर इनका दखल ज़्यादा रहता है, इसलिए इनको मानिए कि राजनीति में हैं। इन 3 महिलाओं की बात करेंगे और तीनों में 3 चीज़ें कॉमन हैं। 3 बातें इन तीनों महिलाओं में कॉमन हैं। वो क्या कॉमन बातें हैं उसकी बात बाद में करूंगा। पहले इन 3 के बारे में, इनका परिचय आपसे कराना ज़रूरी है। तो पहली इस कड़ी में महिला हैं मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन नाम का इनका NGO, जिसने नर्मदा का पानी कच्छ और राजस्थान न पहुँचे इसके लिए जान लगा दी, हर संभव प्रयास किया और इसके लिए पैसा उनको, उनके NGO को बाहर से मिलता रहा, बाहर से फंडिंग होती रही और इसके लिए पीछे से उनके साथ कांग्रेस पार्टी भी थी। और इसलिए कांग्रेस पार्टी थी कि गुजरात में उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ने शुरुआत ये की कि इस बात से कि ये प्रोजेक्ट, अगर ये बांध परियोजना बनी तो इससे क्या क्या होगा, ये उन्होंने बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कच्छ और राजस्थान कभी नहीं पहुँचेगा पानी। दूसरी बात उन्होंने कही कि इतने ऊंचे ब्याज दर पर इस प्रोजेक्ट के लिए कर्ज लिया गया है कि गुजरात की सरकार दिवालिया हो जाएगी। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो आदिवासी जिनको यहाँ से विस्थापित किया जाएगा, उनकी जो मूल संस्कृति है वो नष्ट हो जाएगी। चौथी बात उन्होंने कही कि इनका पुनर्वास कभी कायदे से होगा ही नहीं। इन सब मुद्दों पर वो गलत साबित हुई। वर्ल्ड बैंक की टीम, हालत ये हो गई थी कि वर्ल्ड बैंक की एक टीम आई ये जांच करने के लिए, कि देखने के लिए। उन्होंने वर्ल्ड बैंक की टीम को कन्विंस करने की भरपूर कोशिश की, ये बताने की कोशिश की, लेकिन वर्ल्ड बैंक के सुझाव, राज्य सरकार की पहल, कोर्ट का दखल, इन सब से हुआ ये कि आदिवासी जिनको विस्थापित किया जाना था, उनके विस्थापन की जो योजना बनी वो देश में अपने आप में एक यूनिक योजना थी। जब विस्थापन के लिए तैयार होने लगे आदिवासी, और ये जब होने लगा कि उनको कंपनसेशन में, मुआवजे में सिर्फ पैसे न दिए जाएं, मेधा पाटकर ने ये भी कहा कि जो पैसा मिलेगा उसको सूदखोर खा जाएंगे, ये लोग कर्जदार हो जाएंगे और ये दिवालिया हो जाएंगे। इसके बाद इनकी जो महिलाएं हैं वो वेश्यावृत्ति करेंगी। ये सब आरोप और ये आंदोलन वो चलाती रहीं इस बांध के विरोध में, जो आज लाखों लोगों को पीने का पानी, सिंचाई का पानी और बिजली दे रहा है। आप समझिए कितने बड़े संसाधन से देश को वंचित करना चाहती थी। आखिर में तय हुआ कि 5 एकड़ ज़मीन जो है, हर जो विस्थापित हो रहे हैं परिवार, उनके परिवार के हर वयस्क को, परिवार को नहीं, हर वयस्क व्यक्ति को, एडल्ट को 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। फिर ये हुआ, फिर सवाल उठाया, ये लोग दरअसल काम करते थे, खेत मजदूर थे, एक तरह के पटेल समुदाय के लोगों के यहाँ खेती का काम करते थे। तो ये हुआ कि पटेल जो है कभी इनको अपनी पटेल देने के लिए अपनी ज़मीन बेचेंगे नहीं। इसका आंदोलन चला। राज्य सरकार ने पटेल समुदाय के लोगों से बात की, 7000 एकड़ ज़मीन उपलब्ध हो गई, लोगों ने बेचा और सरकार ने खरीदा इनको बसाने के लिए। बसाया गया। आज स्थिति ये है कि जो 5 एकड़ उनको ज़मीन मिली वो उनके पास है, उसकी कीमत 5 एकड़ की 1.5 करोड़ रुपए हो गई है। सब करोड़पति हो गए। तो सबके पास परिवार में मोटरसाइकिल है, टीवी है, फ्रिज है, इस तरह की सुविधाएं हैं, काम है, रोज़गार है। मेधा पाटकर इसके बावजूद जो है, जब ये विस्थापन के लिए आदिवासी तैयार हो गए दूसरी जगह जाने के लिए, बसने के लिए, तो उन पर अटैक करवाया, हमला करवाया कि न जाएं वो। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थिति रही होगी। और जब आम आदमी पार्टी बनी तो ये अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जगहों पे घुसने की ऐसे लोग कोशिश करते हैं। अन्ना हज़ारे का आंदोलन हुआ तो उसमें शामिल हो गई, आम आदमी पार्टी बनी तो उसमें शामिल हो गई, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ लिया। अब गुजरात में उनको आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की बात हो रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की हिम्मत नहीं बढ़ रही है। गुजरात में मेधा पाटकर का नाम लेकर कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो अरविंद केजरीवाल ये हिम्मत जुटाएंगे नहीं जुटाएंगे पता नहीं,
लेकिन मेधा पाटकर तो तैयार है, वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए तैयार हैं। हालांकि राजनीति में कभी उनको कामयाबी मिली नहीं है, जनता का समर्थन उनको मिला नहीं कभी, चुनाव में भी और चुनाव के बाहर। आदिवासियों जिनकी लड़ाई लड़ने का वो दावा करती थी, दरअसल वो उनके हितों के खिलाफ ही काम कर रही थी। दूसरी महिला है अरुंधति रॉय। आपको मालूम होगा कि उनका एक उपन्यास जिसको बुकर प्राइज़ मिला, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बड़ी चर्चा हुई। देखिए, वेस्ट जो है ऐसे लोगों को खड़ा करता है। भारत जैसे देश में यहाँ कोई मजबूत सरकार ना हो, कोई स्थायी सरकार ना हो, सरकार के खिलाफ, सरकार को हर समय अस्थिर रखने का। क्यों? क्योंकि यूरोप और अमेरिका के कहे में रहे, उसके दबाव में रहे। उसके लिए ऐसे लोगों को पैसा देता है, बढ़ावा देता है। कहा जाता है कि ये पुरस्कार भी उसी कड़ी का एक हिस्सा था। बुकर प्राइज़ मिलने के बाद इस किताब को अरुंधति राय को लगा कि वो महात्मा गांधी हो गई हैं। वो जो कुछ कहेंगी देश सुनेगा, जो कहेंगी उसको मानेगा। और इस तरह से उन्होंने स्टैंड क्या लिया देश के विरोध में। हमला किया पहला कश्मीर पर। कहा कि कश्मीर कभी भारत का अभिन्न अंग था ही नहीं, बल्कि कश्मीर कभी भारत का अंग ही नहीं था। उन्होंने कहा भारतीय फौजों ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। और ये बात उन्होंने देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कही है। उसके बाद 2010 में दिल्ली में एक सम्मेलन कराया। सैयद अली शाह गिलानी भी उसमें थे, मुख्य वक्ता थे। और इसका विषय क्या था? कश्मीर आज़ादी द ओनली वे। इसमें ऐसे भाषण दिए गए भारत के खिलाफ जो सुनना मुश्किल। उस पर जो है सोशल एक्टिविस्ट सुशील पंडित ने FIR दर्ज कराई, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, 2010 की बात है, कांग्रेस ने मुकदमा चलने नहीं दिया, माना नहीं कि यह आरोप इतना गंभीर है। दोनों पर हुआ था और ये जन दबाव में हुआ था। उस समय बड़ा विरोध हुआ था इसका, जिस तरह की बातें इन लोगों ने की थी, गिलानी ने भी और अरुंधति राय ने भी। इसके अलावा नर्मदा बांध के मुद्दे पर भी वो मेधा पाटकर के साथ थी। उसके विरोध में बांध बनने न पाए, बांध बन रहा है तो उसकी हाइट न बढ़ने पाए। लोग जो यहाँ तक इन लोगों ने कहा आदिवासी इस बांध के डूब क्षेत्र में डूब कर मर जाना पसंद करेंगे बजाय विस्थापन के या कहीं और जाकर बसने के। और अरुंधति राय कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का केस चलाया। 1 दिन का उनको जो है सांकेतिक सज़ा दी, 1 दिन की जेल हुई, जुर्माना हुआ 2500 का, वो भी उन्होंने भरा। उसके अलावा अफजल गुरु का समर्थन किया, कहा कि उसको स्केप गोट, उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उसका कोई दोष नहीं है। संसद पर हुए हमले पर सवाल उठाया, मुंबई पर हुए हमले पर सवाल उठाया। और ये सब सवाल भारत के, भारतीय सुरक्षा बलों के या भारत की सुरक्षा के पक्ष में नहीं, ये सब भारत के खिलाफ उठाए गए सारे मुद्दे, एक एक करके सारे मुद्दे जो भारत को कमज़ोर कर सकते हों, जो भारत के खिलाफ जा सकते हों, जिनसे भारत विरोधी ताकतों को मदद मिलती हो, वो सब मुद्दे अरुंधति रॉय ने उठाए। हालांकि आजकल वो सुनाई नहीं देती, उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। मुझे जहाँ तक याद है 2013 में उनका एक बयान आया था जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो उन्होंने इससे नेशनल ट्रेजेडी कहा था। इससे उनकी मानसिकता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरी महिला है तीस्ता सितलवाड़, अभी हाल में 2 महीने की जेल काट कर आई। गुजरात दंगे में मोदी को घेरने के लिए, गुजरात दंगे में गुजरात की सरकार को दोषी ठहराने के लिए, गुजरात दंगे में मोदी और अमित शाह को फंसाने के लिए जितना प्रयास तीस्ता सितलवाड़ ने किया, उस सब के पीछे कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी का पैसा, संसाधन सब कुछ मिलता रहा। आखिर में अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक फैसले में जो लंबे समय से चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सारे आरोपों से बरी किया, उसमें इन लोगों की भूमिका पर सवाल उठाया। जिन लोगों की भूमिका पर सवाल उठाया उसमें तीस्ता सितलवाड़ भी थी। उसके बाद गुजरात पुलिस ने, ATS ने FIR फाइल की, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि अभी 2 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको ज़मानत मिल गई है। लेकिन ये जहर बुझे लोग हैं,
ये भारत के खिलाफ बोलने में कोई संकोच नहीं करते, ये भारत विरोधी तत्वों का समर्थन करने में कोई संकोच नहीं करते। और इन तीनों महिलाओं के बारे में जो 3 चीज़ें कॉमन हैं, एक, इनको विदेशों से फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है, जिससे ये भारत विरोधी, भारत के विकास में अवरोध पैदा करने के अभियान चलाते हैं, भारत की एकता और अखंडता पर सवाल उठाते हैं। दूसरा, ये 3 की तीनों को कांग्रेस का प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन मिलता रहा है। और अब कम से कम मेधा पाटकर के बारे में कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल रहा है। तो इस नेक्सस को समझिए। ये जो NGOs का नेक्सस है, जो यूरोप और अमेरिका के पैसों पर पला बढ़ा है, वहाँ से पैसे अब भी आ रहे हैं। हालांकि उसके तमाम स्रोत रोकने की सरकार ने कोशिश की है, बंद करने की कोशिश की है, बहुत सारा बंद भी हो गया। फिर भी इनको पता है कि इनको समर्थन है। इनके समर्थन में आपको अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में, मीडिया में समर्थन में लेख मिलेंगे, इनके ऊपर कार्यक्रम मिलेंगे। ये सब लोगों में कॉमन बात दूसरी ये है कि ये सब भारत विरोधी एजेंडे का समर्थन करते हैं और भारत विरोधी ताकतों को जितनी ताकत दे सकते हो देते हैं। तीसरी बात जो कॉमन है वो ये है मोदी विरोध। 3 के तीनों बिना किसी लाग लपेट के। उसमें अगर आपको क्रम बनाना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शुरुआत की मेधा पाटकर ने। नर्मदा बांध परियोजना गुजरात की इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा वरदान है। उसको रोकने की भरपूर कोशिश मेधा पाटकर और बाद में अरुंधति रॉय ने की। उसमें परोक्ष रूप से समर्थन तीस्ता सितलवाड़ और उनके साथियों का भी रहा। और मोदी विरोध के नाम पर ये तीनों कहीं ना कहीं जाकर मिलती हैं। लेकिन तीनों की पिछले 8 साल से स्थिति खराब, बद से बदतर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो इकोसिस्टम सपोर्ट करता था वो कमज़ोर होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो इनको फंडिंग से लेके हर तरह के संसाधन मुहैया करती थी, वो खुद ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो ऐसे लोगों की कमज़ोरी आप समझिए। ये केवल बात मोदी की नहीं है, ये बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये बात देश की है। ये जो तीनों महिलाएं काम कर रही थीं, ये देश के विरोध में काम कर रही थी। मोदी, भाजपा, ये पार्टी वो पार्टी आएंगी जाएंगी, आज प्रधानमंत्री हैं कल नहीं रहेंगे, आज सत्ता में हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन देश रहेगा। और ये लोग देश के विरोध में काम कर रही थी। मोदी और भाजपा का विरोध सिर्फ इसलिए वो तात्कालिक है क्योंकि वो रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं। जिस दिन साथ हो जाएं ये विरोध बंद हो जाएगा। तो विरोध इसलिए नहीं हो रहा है कि जो है मोदी या भाजपा ने उनका व्यक्तिगत नुकसान किया, उनके एजेंडे का नुकसान किया है, उनके एजेंडे को रोकने की कोशिश की है। और उनके पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, जिनका समर्थन, जिनका वरदहस्त उन पर है, उनके लिए परेशानी पैदा हो रही है। इसलिए मोदी का विरोध है, इसलिए भाजपा का विरोध है, क्योंकि देश का विरोध करना है। इसलिए जब मैं बार बार कहता हूं कि मोदी ने देश विरोधियों का जो इकोसिस्टम था उसको ध्वस्त कर दिया है, पूरी तरह से नहीं हुआ है। लेकिन आप इन 3 महिलाओं की स्थिति 2014 से पहले और 2014 के बाद की देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देश में इन लोगों की तूती बोलती थी, जो चाहती थी बोलती थी, जो चाहती थी सरकार से करवा सकती थी। आज वो स्थिति नहीं रह गई। वो पूरा इकोसिस्टम जो है वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इसलिए इनकी भी ये स्थिति हो गई है और आने वाले दिनों में और ख़राब होने वाली है, क्योंकि देश के विरोध में काम करने वालों की पहचान अब आम लोगों को भी पहले से ज़्यादा होने लगी है। और पहचान ही नहीं होने लगी है, उनके विरोध में आवाज़ भी उठने लगी है। इन लोगों की समस्या ये है कि जनता की आवाज़ उठने लगी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।